हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ एम एस एक्सेल। एम एस वर्ड हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे एम एस एक्सेल। सो एम एस एक्सेल बेसिकली यूज़ क्यों किया जाता है, या फिर मैं जो ये वीडियो बनाऊंगा सबसे फर्स्ट वाला वीडियो, इसमें सिर्फ हमने ओवरव्यू डिस्कस करना है कि एक्सेल का बेसिकली ओवरव्यू है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एम एस वर्ड है। एम एस वर्ड को हम क्यों यूज़ करते हैं? डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए। क्लियर। सिमिलर वैसे ही एम एस एक्सेल में हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए एम एस एक्सेल का यूज़ करते हैं। और एम एस एक्सेल बेसिकली होता क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम, जहाँ पे हम सारी कैलकुलेशंस या फिर कोई इनबिल्ट फार्मूलाज या फिर कोई यूज़र डिफाइंड फार्मूलाज है, उन सब का यूज़ किया जाता है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सेल। एक्सेल में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है वो ये है कि एम एस एक्सेल में जब आप फाइल्स क्रिएट करते हैं तो उन फाइल्स का क्या एक्सटेंशन रहता है। क्लियर। सो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आप मान लीजिए एम एस एक्सेल 2003 यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। 2003 वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपकी जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो रहता है डॉट एक्स एल एस। क्लियर जी। और अगर आप एम एस एक्सेल 2007 यूज़ कर रहे हैं या इसके ऊपर का कोई भी आप जो वर्जन है वो यूज़ करेंगे तो वहाँ पे सारी फाइल्स का एक्सटेंशन जो है वो डॉट एक्स एल एस एक्स रहता है। क्लियर। सो ये एक सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बन सकता है और ये आपको पता भी होना चाहिए। इसके बाद देखिए, 2009 हो या फिर 2012 हो या फिर जितने भी लेटेस्ट वर्जन्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं एम एस एक्सेल के, वहाँ पे उन सारे के एक्सटेंशन जो है वो, उन सारी फाइल्स का एक्सटेंशन जो है वो क्या रहता है? डॉट एक्स एल एस। क्लियर जी। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। दूसरा, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है वो ये है कि जब भी आप एक्सेल में काम करते हैं तो एम एस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, एक्सेल में हम वर्कशीट्स क्रिएट करते हैं। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे तो एक्सेल ओपन करने के लिए दो डिफरेंट वेज होते हैं। आइदर आप ऑल प्रोग्राम्स में जाओ, यहाँ पे आप एम एस ऑफिस में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, और यहाँ पे एक्सेल के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। सो आपकी फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। दूसरा वे एक्सेल ओपन करने का ये है कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे डायरेक्ट आप एक्सेल लिख दो। जैसे आप एक्सेल लिखेंगे तब भी आप डायरेक्ट जो है वो एक्सेल 2007 जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। क्लियर। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये वाली विंडो ओपन होती है, तो इस विंडो को हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक। इसीलिए ही जब भी आप फाइल का एक्सटेंशन या फाइल का नेम देखेंगे, जो आप सबसे पहले एक्सेल का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, सो बेसिकली डॉक्यूमेंट नहीं वर्ड यहाँ पे यूज़ करना है आपने, यहाँ पे बुक यूज़ करना है, वर्क बुक। इसीलिए ही इसी फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो है वो बुक वन आ रहा है। अगर आप टाइटल बार में देखेंगे तो बुक वन, और इसका जो एक्सटेंशन है दैट इज़ डॉट एक्स एल एक्स। वो इसलिए क्योंकि हम जो है वो यूज़ करेंगे 2007, और आपको भी क्वेश्चंस जो आएंगे वो 2007 के अकॉर्डिंग ही आएंगे। 2003 के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। और ये भी ध्यान रखना है कौन सी ऑप्शन जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी जो हैं वो पेपर में आते हैं। सबसे पहले जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो वर्कबुक ओपन होती है। तो ये बेसिकली सारी की सारी वर्कबुक है, जो भी विंडो में आपको दिख रहा है ये सारा क्या है? वर्कबुक है। अब इस वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट्स ओपन होती हैं ये आपने ध्यान रखना है। तो जब भी आप 2007 एक्सेल यूज़ करते हैं तो उस केस में जो आपकी वर्कशीट्स ओपन होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो 3 होती हैं। क्लियर। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, राइट क्लिक करो, यहाँ पे इसको रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। एक और आपने अगर इंसर्ट करनी हो तो आप एक और ब्लैंक वर्कशीट जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रीनेम आप कर लो। तो बट ध्यान रखना है बाय डिफ़ॉल्ट जो वो 3 वर्कशीट्स यहाँ पे ओपन होती हैं। बाकी देखिए, इसको मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ जूम करना हो तो मिनिमाइज़ जूम जो वो 10% का यहाँ पे अवेलेबल है, और मैक्सिमम जूम जो है वो यहाँ पे 400 का अवेलेबल है। ये आपने ध्यान रखना है। एक्सेल की बात कर रहा हूँ मैं। एम एस वर्ड में हमने शायद ये 10 मिनिमम था और मैक्सिमम जो था वो 500 था। क्लियर। सो व्यूज़ जो है वो अलग अलग अवेलेबल होते हैं आपके पास, जो जूम की कैपेसिटी होती है। तो मिनिमम कैपेसिटी क्या है और मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है ये आपने चेक करना है। कई बार क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन जाता है।
क्लियर जी, इतनी चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट आइए, अब वर्कशीट्स की बात कर रहा था, तो सबसे पहले ओपन होता है वर्कबुक। वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट्स आती हैं आपके पास? 3 वर्कशीट्स जो है वो अवेलेबल होती हैं, उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि मैक्सिमम वर्कशीट्स जो है वो आप एक वर्कबुक में कितनी क्रिएट कर सकते हैं? तो इसका एक स्पेशल आंसर है कि जितनी मेमोरी आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंग हम वर्कशीट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। कुछ बुक्स में जैसे 255 लिखा होता है या 256 लिखा है, वो एक स्टैंडर्ड है, बट इट डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ योर मेमोरी, कि कंप्यूटर में आपके पास कितनी मेमोरी है, उतने नंबर ऑफ वर्कशीट्स जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? सो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड मत बट डिपेंड करता है कि कंप्यूटर में आपकी मेमोरी जो है वो कितनी अवेलेबल है। ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार देखा है कि पेपर में आता है। दूसरी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से ये बन सकता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो आपके कितने हैं अगर आप MS एक्सेल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। MS एक्सेल 2007 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम रोज़ जो है वो कितनी होती हैं। अगर ये आपने चेक करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करो, देखिए आप स्क्रॉल करते चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो एक वर्कशीट में यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। सो फॉर दैट पर्पज़ आप क्या करो, कंट्रोल प्रेस करो और जो बॉटम वाला एरो होता है उसको प्रेस कर दो। जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ जितनी भी हैं वो सारा का सारा यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, दैट इज़ 10,48,576। ये टोटल नंबर ऑफ रोज़ प्रेजेंट है इफ़ यू आर यूजिंग MS एक्सेल 2007। और ध्यान रखना है अगर आप MS एक्सेल 2003 यूज़ कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो कितनी होती हैं। तो आपने ध्यान रखना है वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ हैं हमारे पास 65,536। ये टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो प्रेजेंट होती हैं। और 2003 की ही बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अब टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो 2003 अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं 256। बट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 2007, तो उसको चेक करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए, अगर आप स्क्रॉल करते हुए ऊपर चलेंगे देन इट विल कंज्यूम टाइम। सो बेटर है अगेन आप कंट्रोल प्रेस करो और टॉप वाला एरो जो अपर एरो है उसको प्रेस कर दो कीबोर्ड पे। क्लियर? तो जैसे आप प्रेस करेंगे आप बिल्कुल टॉप में पहुंच जाएंगे। अब आपको ये चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो 2007 में कितने हैं। 2003 वाले में मैंने आपको बता दिए कि 256 होते हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं, अगर आप ऐसे करते चलेंगे एक एक एरो प्रेस करेंगे देन इट विल अगेन कंज्यूम टाइम। तो बेटर है आप कंट्रोल प्रेस करो और राइट वाला एरो जो है वो आप प्रेस कर दो। जैसे प्रेस किया XFD। अब XFD जो है वो कैसे लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल आप इसको बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन है नंबर का। सो आपने ध्यान रखना है कि XFD को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगे 16,384। ये कैसे आया वो भी मैं आपको समझा दूंगा अभी। तो 16,384 टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं इफ़ यू आर यूजिंग एक्सेल 2007। अब इसको अगर आपने चेक करना हो कि 16,384 जो है वो ये कैसे आंसर आया, तो इसको कैसे करते हैं ये देखिए। जब आपने, अगर आपको पता होगा कि नंबर कन्वर्जन हेक्साडेसिमल को अगर कन्वर्ट करना हो डेसिमल में तो कैसे किया जाता है, सिमिलर वैसे ही वही अप्रोच जो है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। आप काइंडली देखिए और समझिए इसको। सो दिस इज़ XFD। क्लियर? सो टोटल नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स हमारे पास इंग्लिश में कितने हैं? 26 में जो डी की पोजीशन है, सबसे पहले आपने इस साइड से इस साइड को मूव करना है। जो डी की पोजीशन है वो कितनी है? 4। सो 4 इंटू 26 की पावर 0, दिस इज़ फर्स्ट कम्बिनेशन। नेक्स्ट वन इज़ प्लस करेंगे आप। एफ़ की जो पोजीशन है वो कितनी पोजीशन है? तो एफ़ की पोजीशन जो है वो 6th पोजीशन है अल्फ़ाबेटिकली। तो 6 इंटू 26 की पावर 1, दिस इज़ नेक्स्ट। क्लियर? अगेन नेक्स्ट इज़ एक्स। तो एक्स की जो लोकेशन है अल्फ़ाबेटिकली या पोजीशन आप बोल सकते हैं, दिस इज़ 24। सो 24 इंटू 26 की पावर 2। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल डेफिनेटली गेट 16,384। वो कैसे मिलेगा ये देखिए आप। 4 इंटू 1 करेंगे, क्योंकि किसी की भी पावर जब हम 0 करते हैं तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है? 1। प्लस इसको जब आप सॉल्व करेंगे
तो 6 इंटू 26 जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देना है आपने। नेक्स्ट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो दैट इज़ 24 इंटू 26 का जो स्क्वायर है दैट इज़ 676। सो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे आपने ये करके देखना है, यू विल डेफिनेटली गेट 16,384। सो आपको पता भी होना चाहिए कैसे ये जो है वो कन्वर्ट हुए हैं। इसको भी सॉल्व करना है आपने, यहाँ पे इनको भी मल्टीप्लाई कर देना, 6 इंटू 6 करेंगे 36, 3 कैरी, सो दिस इज़ 156। क्लियर। सो 4 प्लस 156 प्लस जो भी इनका प्रोडक्ट करके आएगा, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो आपके पास बनेगा 600,384। सो दिस इज़ द कन्वर्जन ऑफ XFD। तो XFD आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो XFD होते हैं, बट XFD में नंबर्स में इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो ऐसे इसको जो है वो हम कन्वर्ट करते हैं। 26 हम कंसीडर करते हैं बिकॉज टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट जो है वो हमारे पास कितने प्रेजेंट होते हैं, 26, उसके अकॉर्डिंग। क्लियर जी, ये सारा क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। तो ये हमारा वर्किंग एरिया होता है यहाँ पे जहाँ पे हम काम करते हैं। अगेन देखिए मैं यहाँ पे लास्ट में प्रेजेंट हूँ, मुझे स्टार्टिंग में प्रेजेंट होना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा और जो लेफ़्ट वाला एरो है उसको प्रेस कर देंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे क्लिक किया आपने, सो क्लिक करने के बाद जो आपका एड्रेस आएगा वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले कॉलम का नाम आता है, फिर रो का नाम आता है, जो यहाँ पे लिखा जाता है दिस इज़ योर नेम स्पेस। कई बार ये भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जाता है कि नेम जो बॉक्स है आपका, नेम बॉक्स, सॉरी, ये देखिए जैसे ही आप कर्सर ले जाएंगे, तो जैसे मैं कर्सर यहाँ पे लेके गया साथ में यहाँ पे लिखा आ गया नेम बॉक्स, इसको हम बेसिकली बोलते हैं टूल टिप। क्लियर। सो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि किस सेल में आप काम कर रहे हैं, और ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले कॉलम का नाम आता है फिर रो का नाम आता है। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इसका मतलब मेरी जो लोकेशन है वो E7 है, सो 7E नहीं है। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि विच इज़ द करेक्ट मेथड टू रिप्रेजेंट द सेल एड्रेस। सो कई बार क्या करते हैं, ये 7E लिख देंगे या फिर 7E लिख देंगे, बीच में स्पेस दे देंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपने वहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है। सो करेक्ट वे क्या है, सबसे पहले कॉलम आएगा, कॉलम के बाद फिर नंबर ऑफ रो आता है विच रिप्रेजेंट योर करंट पोजीशन, कि आप किस सेल में जो है वो काम कर रहे हैं। और ये सारे के सारे जितने भी वर्कशीट्स होती हैं, वर्कशीट्स बेसिकली इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम, या फिर यू कैन से दैट इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ रोज़ एंड कॉलम, उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। सो पहले कॉलम आएगा और फिर जो है वो रो आती है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नेम बॉक्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आपने ध्यान रखना है फॉर्मूला वार से लेफ्ट साइड में जो बॉक्स है दैट इज़ नोन एज नेम बॉक्स, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है कि करेंटली आपकी लोकेशन जो है वो कहाँ पे है। दूसरी चीज़, दिस इज़ योर फार्मूला वार। सो फार्मूला वार में बेसिकली हम क्या शो करते हैं, हमें फार्मूलाज लिखने होते हैं। अब मान लीजिए जैसे मुझे यही सारे ऐड करने, ठीक है। अब ये सारे ऐड करने के लिए मेरे पास डिफरेंट मेथड्स हैं फार्मूला लगाने के लिए। मैं इनबिल्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ। इनबिल्ट फार्मूला कैसे है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक मेथड आपको दिखाता हूँ। जब भी आपने फार्मूला लगाना है आपको क्या करना पड़ता है, इक्वल टू का साइन लगाइए, सबसे पहले इसकी लोकेशन फाइंड करो, सॉरी यहाँ पे जो नंबर लिखा था उसको आप लिख दो, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2003। अब इनका अगर आपको सम शो करना है तो यहाँ पे आप ऐसा करो कि फॉर्मूला लगा लो। तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन लगाया आपने, ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमें इसका रिज़ल्ट जो वो शो करना है। यहाँ पे इक्वल टू लिखा, इक्वल टू लिखने के बाद इसकी लोकेशन देखिए आप, इसकी लोकेशन कितनी है, H4, ये लोकेशन इसकी आ गई, ठीक है। देन प्लस, देन नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, H5, नेक्स्ट क्या लिखेंगे प्लस H6, नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप प्लस H7। इसी केस को मैं आपको डिफरेंट मेथड से बताऊंगा। ये जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ ये फॉर्मूला है हमारा यूज़र डिफाइंड फार्मूला, कि मैंने अपने अकॉर्डिंग जो है एक फार्मूला डेवलप किया और इनका आंसर जो है वो यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है जी। दूसरा केस क्या है, इसको मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ। दूसरा केस है कि आप एक इनबिल्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने क्या लिखना है, इक्वल टू, फार्मूले का नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। तो इनबिल्ट फार्मूलाज भी बोलते हैं और इनबिल्ट फंक्शंस भी जो है वो इनको बोला जाता है। सो सम जैसे ही हम लिखेंगे वी हैव टू पुट ब्रैकेट, क्योंकि ये फंक्शंस होते हैं और स्टार्टिंग लोकेशन आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। सो शिफ्ट प्रेस कर लो और ये आ गया। देन
कॉलम्स आप लगाओ, और कॉलम्स जैसे ही आप लगाएंगे कहाँ तक रेंज लेके जानी है आपने, कि जिन वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है उसकी लोकेशन भी मेंशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, और इसको आप क्लोज़ कर दो, प्रेस एंटर। तो इसके बीच के जितने भी सेल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो है वो आ जाएंगे। आप अगर देखेंगे तो देखिए फॉर्मूला जो मैंने लगाया उसको आप ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। तो कई बार कॉलम्स की जगह पे, ये कॉलम्स हैं, कॉलम्स की जगह पे कई बार जानबूझ के सेमी कॉलन लगा देते हैं आपको चेक करने के लिए कि आपको ये चीज़ आती है कि नहीं आती है। सो जो प्रीवियस वाला मेथड मैंने यूज़ किया था वो था यूज़र डिफाइंड मेथड। वहाँ पे मैंने हर सेल को अलग अलग जो है वो मुझे मेंशन करना था जिनको मैंने ऐड करना है। यहाँ पे जब आप इनबिल्ट यूज़ करेंगे फंक्शन को, तो सबसे पहले आपको फंक्शन का नाम पता होना चाहिए, दैट इज़ सम फंक्शन का नाम था, उसकी जो मैंने स्टार्टिंग लोकेशन बताई और उसकी मैंने लास्ट लोकेशन बता दी, विच इज़ सेपरेटेड बाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो किससे सेपरेट कर रही है, कॉलन्स आप यहाँ पे लगा रहे हैं, दो बिंदियाँ जो लगती हैं, ठीक है। सो इसके बीच के जितने भी नंबर्स आएंगे H4 से H7 के बीच में, वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। ऐसे हम फार्मूलाज जो है वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि फार्मूला हमेशा किस साइन के साथ स्टार्ट होता है, तो आपने ध्यान रखना है फार्मूलाज हमेशा इक्वल टू के साइन के साथ जो है वो स्टार्ट होता है। अगर आप इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो फार्मूलाज जो है वो आपके काम नहीं करते हैं, चाहे आप यूज़र डिफाइंड फार्मूला यूज़ करो, चाहे आप इनबिल्ट फार्मूला जो है वो यूज़ करिए। क्लियर जी, ये भी क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं ये डिस्कस करूँगा जो ये ऑप्शंस हैं, बस बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो एक्सेल से आपको पेपर में पूछा जाएगा, बिकॉज जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पे आपने JOIT की सिलेक्शन के बाद काम करना है, वो सॉफ्टवेयर्स हैं आपके MS वर्ड और MS एक्सेल। तो इन्हीं पे आपको काम करना है, और मेरे अकॉर्डिंग यहीं से आपको जो मैक्सिमम पेपर पूछा जाएगा। क्लियर जी। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे ये देखिए, ये जो है, जो टॉप में आपको ये विंडो दिख रही है, इसको हम बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं रिबन। ये जो बटन है इसको बोला जाता है ऑफिस बटन। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ऑफिस बटन जो है वो कहाँ पे अपीयर होता है। अगर आप MS वर्ड 2007 यूज़ करिए, या फिर एक्सेल यूज़ करिए, या फिर पावर पॉइंट यूज़ करिए, ऑफिस बटन की लोकेशन जो है वो हमेशा सेम रहती है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये टॉप में प्रेजेंट होता है, लेफ़्ट साइड टॉप में प्रेजेंट होगा। क्लियर। दूसरा, रिबन जो है वो, रिबन का कंसेप्ट जो है वो 2007 में ही आया है। 2003 अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे रिबन का कंसेप्ट नहीं था, वहाँ पे इस ऑफिस बटन की जगह पे यहाँ पे फाइल मेन्यू लिखा होता है। सो वही फाइल मेन्यू को ही रिप्लेस किया गया है ऑफिस बटन से। यहाँ पे बाकी सारी आपको ऑप्शंस मिलेंगी। न्यू फाइल क्रिएट करनी हो, फॉर दैट पर्पज़ यू हैव टू क्लिक हियर। शॉर्टकट की आपने ध्यान रखनी है, Ctrl+N होती है। सिमिलर वैसे ओपन, सेव, सेव एज़, सेव और सेव एज़ में डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है। प्रिंट है, प्रिपेयर है। प्रिपेयर में अगर आप जाएंगे एक्सेल शीट को या किसी भी डॉक्यूमेंट को आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना चाहते हैं तो आप इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दो, यहाँ पे पासवर्ड सेट करो और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड बन जाएगा। अब बेसिकली मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि रिबन क्या है। तो रिबन का आपने ध्यान रखना है, रिबन हैज़ 3 पार्ट्स, एक ऑफिस बटन, एक क्विक असेस टूल बार जो ये है, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। शो करना है शो कर लीजिए, और अगर आप नहीं शो करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करो और इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से वो अनव्यू भी हो जाएगी, या ऊपर नीचे आप जैसे भी करना चाहते हैं वो वैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करके सारी ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। अब देखिए, शो क्विक एक्सेस टूल बार अबव द रिबन, तो वो ऊपर आ जाएगी। तो ये बेसिकली रिबन का कंसेप्ट होता है। अब रिबन में ये सारी क्या क्या ऑप्शंस हैं। होम मेन्यू है आपके पास। होम मेन्यू में देखिए, होम मेन्यू इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू कितने ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया है, ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि होम मेन्यू के अपने कितने ब्लॉक्स होते हैं। तो ब्लॉक्स को कैसे मेजर किया जाता है, या पार्ट्स को, एक क्लिपबोर्ड पार्ट है, फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल्स हैं, सेल्स हैं, एडिटिंग है। इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, जो जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होंगी उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। नेक्स्ट, ये आपने ध्यान रखना है कि होम मेन्यू के अपने कितने पार्ट्स होते हैं। तो क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग, टोटल 7 पार्ट्स हैं। सिमिलर जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट के जो है वो, एक क्वेश्चन मैंने ये कहीं पे पढ़ा था कि इंसर्ट में पिक्चर्स जो है वो किस पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो वो इलिस्ट्रेशन पार्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आए हुए हैं। सो आपने भी ध्यान रखना है। जैसे पाइवट टेबल है, कहाँ पे शो होता है टेबल्स वाले पार्ट में, किसके पार्ट्स हैं, ये बेसिकली इंसर्ट के। सो जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट हैज़ हाउ मेनी पार्ट्स, दैट इज टेबल्स, इलिस्ट्रेशन, चार्ट्स, लिंक्स एंड टेक्स्ट। सिमिलर वैसे ही पेज लेआउट है, पेज लेआउट में थीम्स हैं, पेज सेटअप है, स्केल टू फिट शीट्स, अरेंज।
दैन नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। देखिए इनबिल्ट फार्मूलाज है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फार्मूलाज जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन से फार्मूले का क्या नाम है और उसको कैसे यूज़ करना है। रिसेंटली जो यूज़ होते हैं वो सारे ऑटो सम में आ जाते हैं, सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि फंक्शन का नाम जो है वो मैक्सिमम है कि मैक्स है, मिन है कि मिनिमम है। तो आपने ध्यान रखना है मिन फंक्शन का नाम होता है। अगर आप मिनिमम लिखेंगे तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा उसको। सिमिलर वैसे ही फाइनेंशियल फंक्शंस हैं आपके पास, इफ़ यू आर डीलिंग विद द अकाउंट्स तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लॉजिकल फंक्शंस हैं, टेक्स्ट फंक्शंस हैं, डेट एंड टाइम से रिलेटेड हैं, लुक एंड रेफरेंस है, मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, जैसे अगर फॉर एग्जांपल साइन 45 की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो वो सारा यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद भी कुछ इनबिल्ट फंक्शंस और भी अवेलेबल होते हैं, वो कहाँ पे हैं, मोर फंक्शंस में, स्टैट से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग है, क्यूब है। सो ये इनबिल्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यू शुड आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपका फंक्शन का नाम क्या है और उसको कैसे हम यूज़ करेंगे। दूसरी जो नेक्स्ट चीज़ थी वो फार्मूलाज ये हैं। तो फार्मूलाज के फर्दर कितने पार्ट हैं वो आपने ध्यान रखना है। फंक्शन लाइब्रेरी एक पार्ट है, डिफाइंड नेम्स हैं, फार्मूला ऑडिटिंग है और कैलकुलेशंस है। सिमिलर जब आप डेटा पे क्लिक करेंगे, गेट एक्सटर्नल डेटा कनेक्शन, सोर्ट एंड फिल्टर्स, डेटा वैल्यूज़, आउटलाइन। नेक्स्ट इज़ रिव्यू। सो रिव्यू में क्या क्या है, प्रूफिंग है, कमेंट्स हैं, चेंजेस हैं, स्पेल चेकर यहाँ पे यूज़ किया जाता है, रिसर्च आप यूज़ कर सकते हैं, थ्रेजरर है, थ्रेजरर को हम यूज़ करते हैं सिनोनिम फाइंड करने के लिए कि अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई सिंपल सा वर्ड आपको मिल जाए तो सिनोनिम एंटोनियम अगर आपने फाइंड करने हो तो वो थ्रेजरर से फाइंड करते हैं। स्पेल चेकर से आप सिर्फ स्पेलिंग्स जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ व्यू। तो व्यू में कितने ऑप्शंस हैं, वर्क व्यू है, शो हाइड है, जूम है, क्लियर, विंडोज़ हैं एंड मैक्रोज़ है। मैक्रोज़ मैंने आपको प्रीवियस एमएस वर्ड में भी करवाया था, सेम वही काम जो है वो यहाँ पे है, टू रिकॉर्ड द स्टेप्स, कि या जो भी स्टेप्स आप कर रहे हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम मैक्रोज़ का यूज़ करते हैं। फिर उसके लिए एक शॉर्टकट की असाइन कर देंगे सो दैट जब भी मैं उस शॉर्टकट की को हिट करूँगा आपने जितने भी स्टेप्स को रिकॉर्ड किया होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपने आप ही रिपीट हो जाएंगे। सो मैक्रोज़ जो है वो एमएस वर्ड में भी यूज़ किए जाते हैं, एक्सेल में भी यूज़ किया जाता है, पावर पॉइंट में भी यूज़ किया जाता है और एसएस डेटाबेस में भी हम लोग जो है वो इसको यूज़ करते हैं। सो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था आज के लिए। और नेक्स्ट जो वीडियो में एक्सेल का आपके लिए बनाऊंगा उसमें मैं कवर करूंगा कि जैसे ये पाइवट टेबल है क्या काम होता है इसका, ठीक है जी, ऑटो सम में क्या क्या है, सॉर्ट एंड फिल्टर कैसे करते हैं, फाइंड एंड सेलेक्ट जो वो कैसे किया जाता है, रैप टेक्स्ट क्या है, मर्ज सेंटर क्या ऑप्शंस होती हैं। जो मेन ऑप्शंस होंगी वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा जहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। टिल देन आपने ये वीडियो जो है वो ढंग से समझ लेना है। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है तो आपने पूछ लेनी है। और नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपके नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आपको जल्द ही करवाऊंगा और उस वीडियो में हम जो बेसिक टॉपिक्स आपके बचते हैं उनको हम करेंगे। टिल देन आप इस वीडियो को देखिए, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है देन यू कैन आस्क।